दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक्वामैन 3 नाम की इस मूवी के बारे में। इस फ्रेंचाइजी के अंदर पहले भी कई मूवीज़ देखने को मिल चुकी है और अभी दूसरा पार्ट एक्वामैन 2 हमें रिसेंटली 2023 में देखने को मिला था। ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है जो कि एक तरह से वनस ब्रदर पिक्चर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो आज हम इसके पिछले पार्ट के ओटीटी राइट उसके कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ नए पार्ट के बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाले हैं। जितनी भी अपडेट जानकारी निकल कर आई है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताए गए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर सेल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो डीसी कॉमिक्स पर आधारित है और जिसमें एक्वामैन नामक चरित्र है। डीसी स्टूडियोज, एटॉमिक मॉन्स्टर, सफरान कंपनी और डोमेन एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह एक्वामैन 2018 की अगली कड़ी है और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स डीसीयू की 15वीं और अंतिम फिल्म है। डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्ड्रिक की पटकथा से जेम्स वान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जेसन मोमोआ ने आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका, जिसे अपने सौतेले भाई ऑर्म पैट्रिक विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा याह्या अब्दुलमतीन टू को उसके परिवार को मारने और समुद्र के खोए हुए 7वें साम्राज्य की खोज करते हुए दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकना है। मोमोआ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की। वान सीक्वल को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हो गए। जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने 1 महीने बाद पटकथा लेखक के रूप में लौटने के लिए हस्ताक्षर किए और वान के अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि फिल्म एक्वामैन की विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी, अधिक गंभीर स्वर होगी और इसमें जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल होंगे। यह एक्वामैन और ऑर्म के बीच एक दोस्ती वाली कॉमेडी है और यह कॉमिक बुक्स के सिल्वर एज से प्रेरित है, जिसमें एनिमेटर रे हैरिसॉन के काम और 1960 के दशक की हॉरर फिल्मों, विशेष रूप से प्लैनेट ऑफ द वैम्पायर 1965 के समान एक रेट्रो साइंस फिक्शन वाइब है। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रोव, लॉस एंजल्स में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 205 से 215 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले इसने दुनिया भर में 434 मिलियन डॉलर की कमाई की। कथानक: अटलांटिस का राजा बनने के 4 साल बाद आर्थर करी ने मेरा से शादी की और एक बेटा पैदा किया, आर्थर जूनियर, जबकि वह अपनी जिंदगी जमीन और समुद्र के बीच बिता रहा था। इस बीच डेविड केन बटा ब्लैक मंटा अपने पिता की मौत के लिए आर्थर से बदला लेना जारी रखता है। समुद्री जीव विज्ञानी स्टीफन शिन के साथ मिलकर अटलांटिस की कलाकृतियों को खोजने का काम करता है। जब शिन गलती से अंटार्कटिका में एक गुफा की खोज करता है तो मंटा को एक ब्लैक ट्राइडेंट मिलता है जो उसके पास होता है। इसके निर्माता ने उसे आर्थर और अटलांटिस को नष्ट करने की शक्ति देने का वादा किया है। 5 महीने बाद मंटा अटलांटिस के ओरिचैल्कम रिजर्व में घुस जाता है और उन्हें चुराकर अपने अटलांटियन मशीनों को चलाता है जो प्राचीन मूल की हैं, लेकिन आधुनिक अटलांटिस के लिए अज्ञात डिजाइन की हैं। वे बीच रास्ते में पकड़े जाते हैं और अटलांटिस की सेना द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जिसके बाद होने वाली लड़ाई में मेरा घायल हो जाता है। आर्थर को पता चलता है कि ओरिचैल्कम के इस प्रयोग ने, जो उच्च मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, न केवल ग्रहों के तापमान को बढ़ाया है और चरम मौसम और महासागर अम्लीकरण का कारण बना है, बल्कि प्राचीन अटलांटियन साम्राज्य द्वारा उपयोग किए जाने पर अतीत में लगभग एक ग्रह विलुप्त हो गया था। यह जानने के लिए कि मंटा कहाँ छिपा है, आर्थर अपने सौतेले भाई ऑर्म को जेल से छुड़ाता है और वे संकेन सिटाडेल नामक एक समुद्री डाकू के ठिकाने पर जाते हैं, किंगफिश से मिलते हैं और मंटा के ठिकाने के बारे में पता लगाते हैं। उन्हें जो जानकारी मिलती है वह उन्हें दक्षिण प्रशांत में एक ज्वालामुखी द्वीप पर ले जाती है, जहां वे ओरिचैल्कम द्वारा उत्परिवर्तित वनस्पतियों और जीवों से गुजरने के बाद मंटा की सेनाओं से लड़ते हैं। वहां ओर्म ब्लैक ट्राइडेंट के संपर्क में आता है, जो उसे इसके उद्गम के दर्शन कराता है। ओर्म को पता चलता है कि त्रिशूल कोडेक्स ने बनाया था, जो राजा अटलान का भाई और नेक्रस के खोए हुए राज्य का शासक था। सिंहासन को हड़पने के असफल प्रयास के बाद कोडेक्स को रक्त जादू से कैद कर लिया गया था। यह महसूस करते हुए कि अटलान के किसी भी वंशज का खून कोडेक्स को रिहा कर सकता है, जोड़ी यह अनुमान लगाती है कि मंटा ने आर्थर जूनियर का अपहरण कर लिया है। शिन की मदद से अटलांटियन यह निर्धारित करते हैं
कि कोर्डेक्स की जेल और नेक्रस का खोया हुआ राज्य अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्रस में आर्थर मंटा से लड़ता है और लगभग मारा जाता है, इससे पहले कि मेरा आकर उसे बचा ले। मंटा मेरा पर ब्लैक ट्राइडेंट फेंकता है, लेकिन औरम उसे पकड़ लेता है, इससे पहले कि वह उस पर हमला करे। कोर्डेक्स की आत्मा मंटा को छोड़कर औरम के पास चली जाती है, जो आर्थर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कोर्डेक्स को मुक्त करने के लिए आर्थर के खून का इस्तेमाल करता है। आर्थर अपने भाई को मना लेता है कि वह उसके प्रति अपनी नफरत छोड़ दे, जिससे वह कोर्डेक्स और ब्लैक ट्राइडेंट दोनों को नष्ट कर सके। कोर्डेक्स के जादू के गायब होने के साथ नेक्रस का पतन शुरू हो जाता है। मंटा आर्थर की मदद से इनकार कर देता है और खुद को एक दरार में गिरने देता है। अटलांटिस और शिन सुरक्षित रूप से भाग जाते हैं और तय करते हैं कि औरम ने खुद को छुड़ा लिया है। वे अटलांटिस को यह बताने की योजना बनाते हैं कि औरम इस शर्त पर मर गया है कि वह छिपा रहेगा, सतह की दुनिया में चला जाएगा। यह मानते हुए कि समुद्र और ग्रह को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए पानी के नीचे के राज्यों और सतह की दुनिया का एकीकरण आवश्यक है, आर्थर संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा के माध्यम से अटलांटिस के अस्तित्व का खुलासा करता है और राज्य को एक सदस्य राज्य बनाने के अपने इरादे की घोषणा करता है। ढालना जेसन मोमोआ आर्थर करी बटा एक्वामैन के रूप में आधा अटलांटियन, आधा मानव अटलांटिस का राजा जो सुपरसोनिक गति से तैर सकता है और जलीय जीवन को बुला सकता है और आदेश दे सकता है। 10 और वह मेरा के साथ आर्थर जूनियर का पिता है। 11 निर्माता पीटर सफन ने आर्थर को परम बाहरी व्यक्ति कहा, यह समझाते हुए कि वह विश्वास नहीं करता कि वह सतह की दुनिया या अटलांटिस का हिस्सा है और उसने कभी महसूस नहीं किया कि वह दोनों में से किसी भी दुनिया का है। 12 निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि यह फिल्म पहली फिल्म एक्वामैन 2018 से चरित्र की कहानी का एक सच्चा सिलसिला है, यह बताते हुए कि आर्थर को अपने परिवार और राज्य दोनों की रक्षा करते हुए एक पिता के रूप में अपनी भूमिका के साथ अटलांटिस के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए मजबूर होना पड़ता। 13 वान ने महसूस किया कि फिल्म में आर्थर जूनियर को शामिल करना पहली फिल्म का एक स्वाभाविक विस्तार था और एक पिता के रूप में उनकी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ राजा के रूप में आर्थर की भूमिका के विपरीत था। 11 पैट्रिक विल्सन और मारियस के रूप में आर्थर के अटलांटियन सौतेले भाई और अटलांटिस के पूर्व राजा, जिनसे महासागर मास्टर के रूप में उनकी उपाधि छीन ली गई है। उन्हें मछुआरे राजा की हत्या के लिए डेजर्टर जनजाति द्वारा सहारा रेगिस्तान में कैद कर लिया जाता है। उनकी शक्तियों को कम करने के लिए सीमित पानी की आपूर्ति के कारण उन्हें एक दुबला और टेढ़ा-मेढ़ा रूप धारण करना पड़ता है। ऑर्म को जेल से मुक्त किया जाता है और आर्थर द्वारा ब्लैक मंटा को खोजने और हराने में मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है। 13, 14, 15 एम्बर हर्ड मेरा के रूप में अटलांटिस की रानी और जेबेल की पूर्व राजकुमारी, आर्थर की पत्नी और आर्थर जूनियर की मां और राजा नेरेस की बेटी जो पानी को नियंत्रित कर सकती है। 16, 17, 18 यह किरदार फिल्म की शुरुआत में घायल हो जाता है और ब्लैक मंटा को हराने की अपनी यात्रा में एक्वामैन, ऑर्म और एटलाना से जुड़ने से पहले इसकी अधिकांश घटनाओं के लिए ठीक हो जाता है। हर्ड के कई दृश्यों को रीशूट के दौरान काट दिया गया था। 19 याह्या अब्दुल-मतीन टू डेविड केन बटा ब्लैक मंटा के रूप में एक क्रूर समुद्री डाकू और उच्च समुद्र का भाड़ा, जो एक अटलांटियन बख्तरबंद सूट का उपयोग करता है और शक्तिशाली ब्लैक ट्राइडेंट का इस्तेमाल करता है, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आर्थर और उसके परिवार को मारना चाहता है। 20, 21, 22 वान ने कहा कि ब्लैक मंटा का अपने पिता के प्रति प्यार और उनकी मौत का बदला लेने की जरूरत फिल्म में एक गहरा मोड़ लेती है, जिसमें चरित्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। 13 निर्देशक ने पहली फिल्म पर काम करते समय ब्लैक मंटा को लाने की योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने महिमामंडित साइड कैरेक्टर के रूप में वर्णित किया था। इसके सीक्वल में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में वापसी की। इस फिल्म में उसे एक बड़ी भूमिका देने के लिए आर्थर के साथ अपने संघर्षपूर्ण संबंध को स्थापित करने का विकल्प चुना। 23 ब्लैक मंटा ब्लैक ट्राइडेंट के निर्माता कोर्डेक्स को नेक्रस के खोए हुए राज्य में कैद से मुक्त करने के लिए अटलांटियन राजा अटलान के वंशज से रक्त प्राप्त करना चाहता है और ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करके नेक्रस से मरे हुए योद्धाओं की एक सेना को आदेश देता है जो उसके पास है। 24-25 वान ने कहा कि ब्लैक मंटा का सूट, जो पहली फिल्म से ऑल ब्लैक पावर सूट को छोड़ देता है, एक डिजाइन के लिए जिसे ऑल सिल्वर में बनाया गया था और कॉमिक्स के संस्करण के लिए अधिक सटीक था, साथ ही साथ उसका जहाज और तकनीक सिल्वर एज एक्वामैन कॉमिक्स और इवान रीस की द न्यू 52 कॉमिक्स के सौंदर्यशास्त्र से प्रेरित थे। 26-15
रैंडल पार्क डॉ स्टीफन शिन के रूप में एक समुद्री जीव विज्ञानी जो अटलांटिस को खोजने के लिए जुनूनी है, जो पहली फिल्म में उसे बचाने के बाद ब्लैक मंटा के लिए काम करता है। 27-18 डॉल्फ लुंडग्रेन नेरेस के रूप में जेबेल के राजा और मेरा के पिता। 28 लुंडग्रेन की फिल्म के मूल संस्करण में एक बड़ी भूमिका थी जिसे उन्होंने कहा कि रीशूट के दौरान कम कर दिया गया था। 19 टेमोरा मॉरिसन थॉमस करी के रूप में आर्थर के पिता जो एमनेस्टी बे में लाइट हाउस कीपर के रूप में काम करते हैं। 29-24 मार्टिन शॉर्ट की आवाज किंगफिश, एक विशालकाय मछली जैसा मानव जैसा प्राणी और डूबे हुए गढ़ का आत्मविश्वासी शासक, एक पानी के नीचे का समुद्री डाकू अड्डा जिसे आर्थर और ऑर्म ब्लैक मंटा का पता लगाने के लिए जाते हैं। उसकी आवाज बहुत ही चालाक और अहंकारी है और वह एक शानदार परिवेश और महिला सेवकों के साथ एक शास्त्रीय रोमन सम्राट की तरह व्यवहार करता है और उसे मानव जैसा दिखने वाला है मरहेड शार्क अंगरक्षकों द्वारा संरक्षित किया जाता है। 30-31 निकोल किडमैन एटलाना के रूप में आर्थर और ऑर्म की मां और अटलांटिस की पूर्व रानी। 32 पानी के नीचे की दुनिया कैसे काम करती है, इस पर आर्थर के सलाहकार के रूप में एटलाना की भूमिका को नुइडिस वुल्को की अनुपस्थिति में विस्तारित किया जा सका, जिन्होंने पहली फिल्म में उस भूमिका में काम किया था, और पता चला है कि इस फिल्म में ब्लैक मंटा के कार्यों और महासागरों को प्रभावित करने वाली भूमि से मानवता के प्रदूषण के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्लेग के कारण उन्हें ऑफ स्क्रीन मार दिया गया था। 33-34-15 इसके अलावा विंसेंट रेगन अटलांटिस के पहले राजा अटलांटिस के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पहली फिल्म से ग्राहम मैकटविश की जगह ली है। 27 जानी झाओ स्टिंगरे ब्लैक मंटा के दल का एक वफादार सदस्य। 27-18 इंडिया मूर कर्शन के रूप में। 27 एक अटलांटियन और 7 राज्यों की उच्च परिषद का नेता जो मानव दुनिया के लिए अटलांटिस को प्रकट करने की आर्थर की इच्छा का विरोध करके उसके लिए एक राजनीतिक बाधा के रूप में कार्य करता है। चरित्र को शार्क जैसे चरित्र के रूप में नहीं दर्शाया गया है जैसा कि वह कॉमिक्स में है। 18, 15, 35 और पिलो असबैक कोर्डैक्स के रूप में अटलान का भाई जो शापित ब्लैक ट्राइडेंट का निर्माता और नेक्रस के खोए हुए राज्य का मरे हुए राजा था, जिसे ब्लैक सिटी भी कहा जाता है, जिसकी बुरी आत्मा ब्लैक मंटा के पास है। कोर्डैक्स का यह संस्करण कॉमिक्स के संस्करण और ओरिन का एक संयुक्त चरित्र है। 36, 37, 15 आर्थर और मेरा के बेटे आर्थर जूनियर, जिनके पास अपने माता-पिता के समान जलाधारित क्षमताएं हैं। 25 को टायलर बर्गर, मैडॉक्स क्रूज पोर्टर, रिवर एओ मोमोआ ग्रीन, निको कीट्स ग्रीन, बोधी मैककेब, इलियट ओबेन पेपरा, लुसियन ओबेन पेपरा, आर्थर रोमेयर और नोआ रोमेयर सहित विभिन्न शिष्यों द्वारा चित्रित किया गया है। 38 निर्माता पीटर सफरान की पत्नी नतालिया सफर्न उच्च परिषद के सदस्य के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाती हैं। 39 जबकि माइकल बीच पहली फिल्म के पुरालेख फुटेज के माध्यम से ब्लैक मंटा के पिता जेसी केन के रूप में बिना श्रेय के दिखाई देते हैं। 39-40 बीच को कुछ फ्लैशबैक दृश्यों को फिल्माने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन शेड्यूलिंग मुद्दों के कारण वह उपलब्ध नहीं थे। 40 पहली फिल्म से वापसी करने वाले जॉन राइस डेविस भी ब्रायन किंग की आवाज के रूप में है। 41 साथ ही विशाल समुद्री घोड़ा स्टॉर्म, आर्थर का घोड़ा। 42 43 और ऑक्टोपस टोपो, जिसका अर्थ है टैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड परस्यूट ऑपरेटिव। 44 जो अटलांटिस के लिए एक सामरिक गुप्त ऑपरेटिव है जो आर्थर को ऑर्म को मुक्त करने और उनकी खोज में सहायता करता है। इसके अलावा वह ड्रम जैसे कई वाद्ययंत्र भी बजाता है। 17 45 46 15 वान ने कहा कि टोपो, जिसे दृश्य प्रभावों के माध्यम से बनाया गया था, पहली फिल्म में संक्षिप्त रूप से दिखाई देने के बाद फिल्म में एक वास्तविक चरित्र था, जिसमें एक अभिनेता कभी कभी मोमोआ के खिलाफ अभिनय करने के लिए एक छड़ी कठपुतली के साथ टोपो के लिए खड़ा होता था। 45 निर्देशक ने चरित्र और आर्थर के बीच एक मजेदार थोड़ा विरोधी संबंध बताया, जबकि मोमोआ ने कहा कि टोपो ने बहुत सारी कॉमेडी जोड़ी जिसने आर्थर को बहुत नमकीन होने का पूरक बनाया। उत्पादन विकास एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमोआ ने सीक्वल के लिए एक स्टोरी पिच विकसित की, जिसे उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के चेयरमैन टोबी एमेरिच और निर्माता पीटर सफरान को दिया। अक्टूबर 2018 में फिल्म की रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि वह एक संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है।
निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि कई स्टोरीलाइन थीं जो एक्वामैन से निकल सकती थीं। उस फिल्म में 7 पानी के नीचे के साम्राज्यों को पेश किया गया था जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा जाना बाकी है। 10:47 मोमोआ और उनके प्रोड्यूसिंग पार्टनर ब्रायन मेंडोजा ने सीक्वल के लिए 50 पेज का एक ट्रीटमेंट लिखा जिसे वार्नर ब्रदर्स ने खरीदा लेकिन पूरी तरह से इसका पालन नहीं किया। 12 और अभिनेता को उनकी भागीदारी के लिए $15 मिलियन का भुगतान किया गया। 49 जनवरी 2019 के अंत तक, जब एक्वामैन एक डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार थी, वार्नर ब्रदर्स एक सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे जिसमें निर्देशक के रूप में वापसी की संभावना थी। डेडलाइन हॉलीवुड के जोफ बाउचर ने उल्लेख किया कि वान अपनी पिछली फिल्मों इंसिडियस 2010 और द कॉन्ज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक रहे हैं और एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहराई से निवेशित थे। वान ने पहले एक्वामैन की दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनिया जैसे मध्य पृथ्वी, स्टार वार्स आकाशगंगा और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी। 50 फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने नोआ गार्डनर और एडन फिट्जगेराल्ड को द ट्रेंच नामक एक हॉरर-टिंग्ड एक्वामैन स्पिन फिल्म की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा, जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी। यह उम्मीद की जा रही थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार नहीं होंगे, वान और सफन इसके निर्माता होंगे। हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस किट ने तब बताया कि स्टूडियो, वान और मोमोआ के बीच एक्वामैन के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा नहीं हुई है क्योंकि वे पहले आराम करना चाहते थे। 51 लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के सहलेखक और वान के लगातार सहयोगी डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्ड्रिक के साथ सीक्वल पर सक्रिय विकास चल रहा था। 52 फरवरी के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया। 53 अगले महीने सफन ने बताया कि वह और वान सीक्वल बनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वार्नर ब्रदर्स ने इसका समर्थन किया था। यही वजह है कि फिल्म की रिलीज पहली फिल्म के 4 साल बाद निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी को द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के समान तरीके से देख रहे थे जिसमें द ट्रेंच जैसे स्पिन एक्वामैन अभिनीत मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानियों की खोज कर रहे थे। सफन ने कहा कि वान 7 राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला, शस्त्रागार, सेना, रूप, अनुभव, सामान्य वाइब को जानता था और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहता था। 54 जेम्स वान ने सीक्वल बनाने में जल्दबाजी न करने का फैसला करने के बाद पहली फिल्म से निर्देशक के रूप में वापसी की। 55 जुलाई 2019 में वान एक्वामैन 2 पर काम शुरू करने से पहले फिल्म मैलिग्नेंट 2021 का निर्देशन करने के लिए तैयार थे। 56 पैट्रिक विल्सन ने नवंबर में कहा कि उन्होंने वान के साथ सीक्वल की योजनाओं पर चर्चा की थी और संकेत दिया था कि वह पहली फिल्म से ओरम मारियस बटा ओशन मास्टर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 57 एक महीने बाद याह्या अब्दुल-मतीन टू ने पुष्टि की कि वह डेविड केन बटा ब्लैक मंटा के रूप में लौट रहे हैं और चरित्र को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। 20 जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने मार्च 2020 में कहा था कि सीक्वल एक विशिष्ट कॉमिक बुक पर आधारित नहीं होगा बल्कि कॉमिक बुक्स के सिल्वर एज की एक्वामैन कहानियों से प्रेरणा ले रहा है जिसमें ब्लैक मंटा को खलनायक के रूप में दिखाया गया है। 58 वान ने कहा कि यह पहली फिल्म की तुलना में अधिक गंभीर होगी और इसमें वास्तविक दुनिया के लिए अधिक प्रासंगिक विषयों को दिखाया जाएगा। 55 जैसे कि जलवायु परिवर्तन। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव इसे फिल्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर संबोधित करने से डरते नहीं थे और कॉमिक पुस्तकों में पर्यावरण के प्रति जागरूक एक्वामैन चरित्र का हवाला दिया जो समुद्र को साफ रखने के लिए संघर्ष करता है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि फिल्म अभी भी एक मजेदार एक्शन फंतासी फिल्म बनी रहेगी। 60 मोमोआ ने कहा कि फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया था जिसमें एक्वामैन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करता है। अभिनेता ने संयुक्त राष्ट्र के महासागर सम्मेलन में भी ऐसा किया था। 61 वान ने कहा कि इसमें अधिक विश्व निर्माण और पानी के नीचे के राज्यों की खोज शामिल होगी। 55 पहली फिल्म के विश्व निर्माण पर विस्तार करने में सक्षम होना उन प्रमुख कारणों में से एक था जिसके कारण वान ने जॉनसन मैकगोल्ड्रिक की पटकथा के साथ साथ सीक्वल का निर्देशन करने का फैसला किया, जिसके बारे में वान को लगा कि इसमें इन सभी पात्रों को वापस लाने और फिर उन्हें बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। 63
सफर ने महसूस किया कि एक्वामैन चरित्र की पौराणिक प्रकृति को अपनाना और फिल्म के विश्व निर्माण और दृश्य कहानी के साथ जोड़ना फिल्म को आकर्षक बनाता है। 13 और वह और मोमोआ दोनों का मानना था कि फिल्म का हास्य पहली फिल्म से बढ़कर है। 61-43 जबकि वान ने कहा कि एक्वामैन अपने आकर्षण और हास्य के साथ फिल्म के केंद्र में था। 13 एम्बर हर्ड ने नवंबर 2020 में अफवाहों का खंडन किया कि वह अपने पूर्व पति जॉनी डेप द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए घरेलू दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद पहली फिल्म से मेरा के रूप में अपनी भूमिका को दोबारा नहीं निभाएंगी। उस महीने हर्ड को फ्रेंचाइजी से निकालने की याचिका पर 1.5 मिलियन से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुए और यह तब आया जब वार्नर ब्रदर्स ने डेप को फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर 2022 से हटा दिया। जब द सन द्वारा लगाए गए आरोप कि डेप ने हर्ड के साथ दुर्व्यवहार किया को डेप द्वारा द सन के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में काफी हद तक सच माना गया। 16-64 सफरान ने कहा कि उन्होंने हर्ड के बिना फिल्म बनाने पर कभी विचार नहीं किया और याचिका और अन्य सोशल मीडिया वार्तालापों के शुद्ध प्रशंसक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। उसने दावा किया कि स्क्रिप्ट में संशोधन किए गए थे जिससे उसकी भूमिका बहुत कम संस्करण में बदल गई, जिसमें उसके चरित्र के लिए एक्शन दृश्यों को हटाना भी शामिल था और वह अपने विकल्प अनुबंध पर फिर से बातचीत करने में असमर्थ थी, जिसमें कहा गया था कि वह सीक्वल के लिए $2 मिलियन कमाएगी, जो कि उसने पहली फिल्म के लिए जो कमाया था उससे दोगुना था। 66-67-68 उस समय तक मई 2022 में हर्ड को फिल्म से हटाने की याचिका पर 4 मिलियन से अधिक हस्ताक्षर हो चुके थे। 66 डीसी फिल्म्स के अध्यक्ष वाल्टर हमारा ने मुकदमे के दौरान गवाही दी कि स्टूडियो ने मेरा को फिर से कास्ट करने पर विचार किया था, लेकिन यह दुर्व्यवहार के आरोपों के बजाय मोमोआ के साथ हर्ड की केमिस्ट्री की कमी को लेकर चिंताओं के कारण था। उन्होंने कहा कि यह स्टूडियो का दर्शन है कि लोगों को उनके विकल्पों पर रोके रखें और अनुबंधों पर फिर से बातचीत न करें, और कहा कि सीक्वल के विकास के दौरान हर्ड की भूमिका का आकार नहीं बदला है। वैरायटी की तातियाना सीगल ने बताया कि रसायन विज्ञान की चिंताओं के कारण पहली फिल्म की रिलीज के बाद हर्ड को सीक्वल से लगभग निकाल दिया गया था, लेकिन उसके पूर्व प्रेमी एलोन मस्क के हस्तक्षेप के बाद इन योजनाओं को छोड़ दिया गया था। सीगल ने यह भी बताया कि रसायन विज्ञान की कमी की कहानी विवादित थी, जिसमें कहा गया था कि हर्ड ने पहली फिल्म में मोमोआ के साथ एक रसायन विज्ञान परीक्षण किया था और एबी ली सहित 2 अन्य अभिनेत्रियों को कास्ट किया गया था। हर्ड ने फिल्म के सेट पर मोमोआ और वान के साथ अपने अनुभव को शत्रुतापूर्ण बताया, जिसे डीसी के प्रवक्ता ने खारिज कर दिया, जिन्होंने उत्पादन को सकारात्मक और सहयोगात्मक कहा। 7 मानहानि के मुकदमे की जूरी ने पाया कि हर्ड और डेप दोनों ने एक दूसरे को बदनाम किया। हर्ड ने डेप को 3 मामलों में बदनाम किया और डेप ने उन्हें एक मामले में बदनाम किया। 1971 जून 2022 में ऐसी रिपोर्टें सामने आईं कि ट्रायल के बाद हर्ड को फिल्म से निकाल दिया गया था, लेकिन इन्हें भी खारिज कर दिया गया। 72 हर्ड अंततः फिल्म में लगभग 20 मिनट तक दिखाई दीं। 73 उनके 2 दृश्य ब्लैक मंटा के साथ एक लड़ाई का दृश्य और मोमोआ के साथ एक प्रेम दृश्य कथित तौर पर निर्माण के दौरान काट दिए गए थे। 7 कई टिप्पणीकारों ने फिल्म की रिलीज पर ध्यान दिया कि हर्ड के कई दृश्य हटा दिए गए थे और शेष दृश्य भद्दे और अजीब लग रहे थे। 73 हमारा ने परीक्षण के दौरान बताया कि फिल्म को हमेशा एक दोस्त कॉमेडी बनाने का इरादा था, जो एक्वामैन और ऑरम के बीच के रिश्ते पर केंद्रित थी। 69-70 सफर ने इस रिश्ते की तुलना निक नोल्टे और एडी मर्फी के किरदारों की फिल्म 48 आवर्स 1982 से की, जबकि वान ने कहा कि फिल्म को एक ब्रोमांस एक्शन एडवेंचर कहानी के रूप में लिखा गया था, जो 2 भाइयों के उस रिश्ते पर केंद्रित थी जो दुनिया को बचाने के लिए अपने मतभेदों पर काबू पाते हैं, पहली फिल्म की तुलना में जो एक्वामैन के मेरा के साथ रिश्ते पर केंद्रित थी। 43-13 अभिनेता डॉल्फ लुंडग्रेन, जो मेरा के पिता नेरेस का किरदार निभाते हैं, ने बाद में कहा कि मूल स्क्रिप्ट में उनकी और हर्ड की भूमिकाएं बड़ी थीं और रीशूट के दौरान उन्हें कम करने से पहले काट दिया गया था। 1974 पूर्व उत्पादन लुंडग्रेन ने फरवरी 2021 में कहा कि वह सीक्वल में नेरेस के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। उसी साल के अंत में लंदन में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है। 28 एक महीने बाद फिल्मांकन की योजनाबद्ध शुरुआत की तारीख जून में बताई गई, हालांकि इसके कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने की संभावना थी। 75 रिचर्ड सेल को कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी काम करने के लिए कहा गया था। इससे पहले उन्होंने डीसी की वंडर वुमन 1984-2020 में सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया था। 75
76 IWC शैफहौसन ने फिल्म के लिए लाल और नीले रंग की चमकती सुपरलुमिनोवा प्रोब घड़ियां बनाईं, जिन्हें अब्दुलमतीन द्वितीय और रांडेल पार्क ने पहना था। 77 अप्रैल में वार्नर ब्रदर्स और डीसी ने घोषणा की कि द ट्रेंच पर विकास अब आगे नहीं बढ़ रहा। 78 वान ने बाद में खुलासा किया कि द ट्रेंच एक नियोजित ब्लैक मंटा फिल्म के लिए कार्यशील शीर्षक और एक गलत निर्देशन था। 26 उस महीने के अंत में पिलो अस्बेक ने फिल्म के कलाकारों में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की। 79 मोमोआ ने मई में कहा कि वह जुलाई में फिल्मांकन शुरू करेंगे। 80 और वान ने एक महीने बाद घोषणा की कि सीक्वल का शीर्षक एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम होगा। 81 जिसमें टेमुरा मॉरिसन ने एक्वामैन के पिता थॉमस करी के रूप में उनकी वापसी की पुष्टि की। 29 विलेम डेफो को भी पहली फिल्म से नुइडिस वुल्को के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए बताया गया था। 82 83 लेकिन वह अंततः दिखाई नहीं दिए, जिसे वान ने शेड्यूलिंग संघर्षों के लिए जिम्मेदार ठहराया। निर्देशक को लगा कि वुल्को की अनुपस्थिति फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी 28 जून 2021 को वॉटफोर्ड के लीव्सडेन में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में शुरू हुई। 28 84 जिसमें 5 स्टेज, स्टूडियो बैकलॉट और एक बाहरी टैंक का इस्तेमाल किया गया। 85 फिल्मांकन नेक्रस के कामकाजी शीर्षक के तहत हुआ। 75 नेक्रस के खोए हुए पानी के नीचे के साम्राज्य का संदर्भ। 75 36 86 87 जो 1966 में एक्वामैन 30 में एक अस्थिर पानी के नीचे के शहर के रूप में शुरू हुआ, जिसे ब्लैक सिटी के रूप में भी जाना जाता है, जो अटलांटिस को टक्कर देता है, जो 2 बार एक ही स्थान पर नहीं हो सकता है और एक विदेशी उपग्रह से उत्पन्न हुआ है। टिप्पणीकारों को लगा कि इस कामकाजी शीर्षक का मतलब है कि नेक्रस को फिल्म में दिखाया जाएगा। 88 75 86 87 जिसकी बाद में पुष्टि की गई। 36 वान ने कहा कि नेक्रस के खोए हुए राज्य को डिजाइन करना मजेदार था, इसे विभिन्न वाहनों और हथियारों के साथ एक समाज के रूप में विस्तृत किया, जैसे कि ऑक्टोबॉट्स नामक एक व्यक्ति संचालित मशीनें जो पानी में अंदर बाहर चलती हैं, जिसका सामना ऑर्म करता है। उन्हें 1960 के दशक में कॉमिक बुक्स के सिल्वर एज से एक्वामैन कॉमिक्स और उनके रेट्रो वाइब से राज्य के डिजाइन के लिए प्रेरणा मिली। 43 13 वान को लगा कि अंटार्कटिका और उसका परिदृश्य परिचित है, जबकि दुनिया के अधिकांश लोगों ने इसका दौरा नहीं किया है, जिसने उन्हें खोए हुए राज्य में इसके एक उन्नत संस्करण का पता लगाने की अनुमति दी। खोए हुए राज्य के लिए क्रिएटिव ने प्राचीन अटलांटियन तकनीक को शामिल किया, जो मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य आधुनिक तकनीक से अधिक उन्नत थी, और इसे ब्लैक मंटा के चालक दल, उसकी विशाल पनडुब्बी और ऑक्टोबॉट्स की वर्दी और हथियारों में शामिल किया गया था। राज्य में एक रेट्रो साइंस-फाई लुक दिखाया गया था, जो 1950 के दशक में सिल्वर एज कॉमिक्स के अनुसार भविष्य जैसा दिखता होगा, एक अलग युग को दर्शाता है, लेकिन एक आधुनिक स्पिन के साथ। 13 क्रू के कई सदस्य पहली फिल्म से लौट आए। 76 13 जिसमें सिनेमेटोग्राफर के रूप में डॉन बर्गेस और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में बिल ब्रजेस्की शामिल हैं। 89 76 जिसमें बाद वाले साहबी मेहला के साथ काम कर रहे हैं। 2 विशेष प्रभाव और दृश्य प्रभाव दल ने फिल्म में पानी के नीचे के दृश्यों के लिए नई तकनीक और वीएफएक्स रिग का आविष्कार किया, ताकि अभिनेताओं के लिए अपने दृश्यों को शूट करना आसान हो जाए। 100 कैमरों ने प्रदर्शन और एक्शन दृश्यों को कैप्चर किया, जिसे बाद में अभिनेताओं के 3D संस्करणों पर लागू किया गया। यह नया सेटअप तब आया जब वान ने पाया कि पहली फिल्म में इस्तेमाल की गई रिगिंग प्रणाली जटिल थी और इसके उपकरणों से अभिनेताओं को शारीरिक दर्द होता था, और वान ने पाया कि नया सेटअप अधिक बहुमुखी और सुरक्षित है। 90 91 वान ने कहा कि क्रिएटिव चाहते थे कि सीक्वल कहानी और पात्रों का विस्तार करते हुए दर्शकों के लिए अधिक विसर्जित और रोमांचक अनुभव प्रदान करे, और उन्होंने बताया कि फिल्म में अटलांटिस का चित्रण पहली फिल्म से शहर की गहराई, आवासीय क्षेत्रों और टाइम स्क्वायर से प्रेरित एक क्षेत्र प्रदान करके विस्तारित किया गया था, जबकि इसकी कुछ राजनीति की खोज भी की गई थी। अटलांटिस को भी अधिक रंग और जीवंतता दी गई थी। 13 सफरान को लगा कि अटलांटिस का अलग रूप और अनुभव अभी भी दर्शकों को पहली फिल्म से पसंद आया था, जबकि अभी भी ताजा और नया लग रहा था, जो वान की नई दुनिया की कल्पना और रंगों को पकड़ने की क्षमता को उजागर करता है। विभिन्न पानी के नीचे की दुनिया और जीवों को बनाने के लिए वान और क्रिएटिव ने पहली फिल्म में इस्तेमाल की गई ब्लू स्क्रीन पद्धति से संक्रमण किया। अगस्त 2021 में वान ने कहा कि सीक्वल फिल्म प्लेनेट ऑफ द वैम्पायर्स 1965 92 के साथ साथ पुराने स्कूल यूरो हॉरर और एनिमेटर रे हैरिहॉसन द्वारा बनाए गए स्टॉप मोशन मॉन्स्टर से काफी प्रभावित था।
उन्होंने कहा कि फिल्म में 1960 के दशक की हॉरर फिल्मों के समान बहुत रेट्रो लुक था और इसमें परेशान करने वाले यांत्रिक जीव थे जिनमें पुराने स्कूल की विज्ञानफाई और डरावनी भावना थी जो फिल्म में ब्लैक मंटा की भूमिका से जुड़ी थी। 93 ब्रेस्की ने इस फिल्म की तुलना है एरिहॉसन की फिल्म द साथ वॉयज ऑफ सिंबाद 1958 और जेसन एंड द अर्गोनॉट्स 1963 से की, जो एक महान खोज और राक्षसों के साथ एक काल्पनिक साहसिक कार्य है। 43 जैसे कि डेजर्टर जनजाति जो सहारा रेगिस्तान में स्थित है और नमी के लिए रक्त पर निर्भर होकर पिशाच प्राणियों में विकसित हुई है। 15 जबकि आधुनिक दर्शकों को संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। 43 विल्सन ने कहा कि उन्होंने पात्रों के रिश्तों की खोज के अलावा पहली फिल्म की तुलना में लड़ाई के दृश्यों और स्टंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ड्रम बजाने वाला एक ऑक्टोपस टोपो फिल्म में दिखाई देता है। 94 वान ने कहा कि पहली फिल्म में टोपो की संक्षिप्त उपस्थिति के सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने और जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने चरित्र को अगली कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका देने का फैसला किया। 42 और उनका मानना था कि एक्वामैन कॉमिक्स से टोपो और अन्य प्राणियों को शामिल करने से दर्शकों को यह पता चल गया कि वे चरित्र की काल्पनिक दुनिया को अपना रहे हैं। 42 लोकेशन की शूटिंग सॉन्टन सैंड्स बीच, डेवोन, सितंबर 2021 की शुरुआत में 85, 95 और लंदन के वेस्टमिंस्टर शहर के पिकाडिली में हुई। 85 उस महीने के अंत में अस्बेक की कास्टिंग की पुष्टि हुई। 96 नेक्रस के खोए हुए राज्य के मरे हुए राजा कोडैक्स की भूमिका निभाई। 36 37 रांडेल पार्क को डॉ स्टीफन शिन के रूप में पहली फिल्म से लौटने का पता चला था। विंसेंट रेगन को प्राचीन राजा अटलन के रूप में लिया गया था, जो ग्राहम मैक्टेविश की जगह लेंगे जिन्होंने पहली फिल्म में चरित्र को संक्षेप में चित्रित किया था। जानी झाओ को अपनी पहली अंग्रेजी भाषा की फीचर भूमिका में फिल्म के लिए एक मूल चरित्र स्टिंग्रे को चित्रित करने के लिए तैयार किया गया था और इंडिया मूर को सीक्वल में करशोन का चित्रण करने के लिए पता चला था। 27 यूनाइटेड किंगडम में फिल्म की 95% शूटिंग। 99 उस वर्ष जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में भी फिल्मांकन हुआ। 99 निकोल किडमैन को उसके तुरंत बाद एक्वामैन की मां अटलाना के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई थी। 32 फिर फिल्मांकन लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो गया और आधिकारिक तौर पर 12 जनवरी 2022 को मालिबू में लपेटा गया। 97 फिल्मांकन समय पर और बजट के तहत पूरा हो गया था और कथित तौर पर लगभग एक सप्ताह के रीशूट की आवश्यकता थी। डाक उत्पादन वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों के कारण मार्च 2022 में अपनी रिलीज अनुसूची को समायोजित किया। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को 17 मार्च 2023 तक ले जाया गया और द फ्लैश को भी 2022 से 2023 तक ले जाया गया ताकि उनके दृश्य प्रभाव कार्य को पूरा करने के लिए समय मिल सके, जबकि शाज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को इस फिल्म की पिछली रिलीज की तारीख पर ले जाया गया क्योंकि यह पहले रिलीज के लिए तैयार होगी। 100 वान ने कहा कि जब उन्हें फिल्म के लिए क्रिसमस रिलीज की समय सीमा पसंद आई तो वह इस देरी के लिए आभारी थे क्योंकि इससे दृश्य प्रभावों और इसके लिए नई तकनीक पर काम करने के लिए अधिक समय मिला, जिसे उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग कहा और कहा कि फिल्म अपनी पूर्व रिलीज की तारीख तक नहीं पहुंच पाती। 101 102 वह इस समय अपने निर्देशक के कट पर भी काम कर रहे थे। 94 जून 2022 में अंतिम लेखन क्रेडिट का खुलासा किया गया। जॉनसन मैकगोल्ड्रिक को पटकथा क्रेडिट मिला, जबकि वान और जॉनसन मैकगोल्ड्रिक की जोड़ी और मोमोआ और उनके निर्माता भागीदार थॉमस पा सिबेट को कहानी क्रेडिट मिला। 103-12 मोमोआ ने जुलाई 2022 में खुलासा किया कि बेन एफ्लेक कैलिफोर्निया के बरबैंक में वार्नर ब्रदर्स के बैकलॉट पर रीशूट के लिए ब्रूस वेन बटा बैटमैन की अपनी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCU भूमिका को दोहरा रहे हैं। 104 हॉलीवुड रिपोर्टर के आरोन काउच ने इसके तुरंत बाद सूचना दी कि माइकल कीटन ने टिम बर्टन की बैटमैन 1989 और बैटमैन रिटर्न्स 1992 से ब्रूस वेन बटा बैटमैन के अपने संस्करण के रूप में एक दृश्य फिल्माया था। कीटन के संस्करण को द फ्लैश में DCU में पेश किया जाना था, इससे पहले कि फिल्म की रिलीज को एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद धकेल दिया जाता। कथित तौर पर दृश्य ने परीक्षण स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों को भ्रमित किया और काउच को लगा कि यही वजह है कि एफ्लेक रीशूट में शामिल हुए। 105 मूल कंपनी वार्नर मीडिया का डिस्कवरी इंक के साथ विलय कर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का गठन किया गया।
उस वर्ष की शुरुआत में स्टूडियो ने अपनी फीचर फिल्मों के विपणन और वितरण लागत को फैलाने में मदद करने के लिए फिल्म को 25 दिसंबर 2023 तक विलंबित कर दिया। 106 इसने फिल्म की रिलीज को द फ्लैश की नियोजित रिलीज के बाद धकेल दिया, जिसका मतलब था कि एफ्लेक के बजाय कीटन के बैटमैन के संस्करण के फिल्म में दिखाई देने की संभावना थी। 107 अक्टूबर में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि कीटन के कैमियो को संभावित रूप से काट दिया गया था। 108 उस समय के आसपास वार्नर ब्रदर्स के फिल्म अध्यक्ष माइकल डी लुका और पामेला एब्दी ने वान को रीशूट के लिए बजट कम करने के लिए कहा, क्योंकि फिल्म का बजट निर्माण के दौरान $205 मिलियन तक पहुंच गया था। 109-111 मोमोआ ने जनवरी 2023 में कहा कि उन्होंने बैटमैन के रूप में कुछ अभिनेताओं के साथ दृश्यों की शूटिंग की थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि अंतिम कट में किसे शामिल किया जाएगा। 112 अप्रैल 2023 में फिल्म की रिलीज की तारीख को 5 दिन पहले बढ़ाकर 20 दिसंबर 2023 कर दिया गया। 113 2022 के मध्य और 2023 की शुरुआत के बीच कई परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद रीशूट के 2 सेट हुए, जिसमें डी लुका और एब्डी फिल्म के संपादन में शामिल थे। 2023 की शुरुआत में आगे की परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद गन ने फिर फिल्म पर परामर्श दिया। 114 मई में 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल शुरू होने से ठीक पहले वे रीशूट समाप्त हो गए। 7 और स्टूडियो ने रीशूट के तीसरे सेट के लिए संपर्क किया, जिससे फिल्म का बजट बढ़ गया, जो मोमोआ और विल्सन के साथ जून के मध्य में न्यूजीलैंड में 5 दिनों में होना था और 4 दिनों में पूरा हो गया। तब तक एफ्लेक और कीटन दोनों को गन और सफरान की डीसीयू को अपनी नई फ्रेंचाइजी डीसी यूनिवर्स डीसीयू 115 रीशूट के बाद फिल्म का बजट अंततः $215 मिलियन तक पहुंच गया। 7 उस समय के आसपास वान ने कहा कि उन्हें उत्पादन के दौरान कुछ समायोजन करने पड़े, क्योंकि फ्रेंचाइजी के लिए अन्य योजनाओं के प्रति सचेत रहते हुए डीसीयू के विभिन्न संस्करणों पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि एक्वामैन फिल्में बाकी डीसीयू फिल्मों और पात्रों से बहुत दूर थीं। 60 सितंबर में वान ने कहा कि यह फिल्म किसी भी पिछली डीसीयू फिल्म से नहीं जुड़ी होगी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह द फ्लैश से पहले या बाद में रिलीज होने वाली है। 43 उन्होंने बताया कि उन्होंने अपेक्षाकृत कम मात्रा में अतिरिक्त फोटोग्राफी का निर्देशन किया था, जिसे उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया का एक नियमित हिस्सा बताया, क्योंकि कुछ अभिनेता मुख्य फोटोग्राफी के कुछ हिस्सों के दौरान अनुपलब्ध थे। 43 लुंडग्रेन ने बाद में कहा कि स्टूडियो ने इसे थोड़ा अलग कथानक के साथ फिर से बनाने के लिए बहुत सारे फुटेज को फिर से शूट करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी और हर्ड की भूमिकाएं कम हो गईं। 1974 अक्टूबर 2023 में फिल्म की रिलीज 2 दिन की देरी से 22 दिसंबर 2023 तक हुई। 116 अगले महीने वार्नर ब्रदर्स ने अपनी नाटकीय फिल्मों के लिए डोमेन कैपिटल के साथ एक नया बहुवर्षीय सहवित्त पोषण समझौता किया, जिसमें द लॉस्ट किंगडम भी शामिल है। उस कंपनी के मीडिया और मनोरंजन के लिए $700 मिलियन के फंड डोमेन एंटरटेनमेंट के माध्यम से। 3-4 किर्क मोरी पहली फिल्म से संपादक के रूप में लौटे। 37 76 और निक डेविस ने दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, इससे पहले द डार्क नाइट 2008 में काम किया था। 76 फिल्म के लगभग हर फ्रेम में दृश्य प्रभाव थे। 102 114 जो सिनेसाइट डीएनईजी इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM मूविंग पिक्चर कंपनी MPC स्कैनलाइन VFX 117 और रोडियो FX द्वारा प्रदान किए गए थे। संगीत मुख्य लेख एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम साउंड ट्रैक रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म और डीसी की वंडर वुमन 2017 के लिए ऐसा करने के बाद सीक्वल के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट रहे थे। 119 गीत डीप एंड एक्स एम्बेसडर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 17 नवंबर 2023 को एकल के रूप में रिलीज किया गया था। 120 ग्रेगसन विलियम्स के स्कोर के लिए साउंड ट्रैक एल्बम 22 दिसंबर को वाटर टॉवर म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। 121 विपणन वान और विल्सन ने अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में एक पैनल में फिल्म की योजनाओं का मजाक उड़ाया। 55 एक साल बाद डीसी फैंडोम 2021 में फिल्मांकन से अवधारणा कला और पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए। 21 फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वार्नर ब्रदर्स की डीसी फिल्मों की 2022 स्लेट के लिए एक टीजर के हिस्से के रूप में जारी किया गया था, जिसमें द बैटमैन, ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल थे।
एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश को अगले महीने 2023 तक विलंबित कर दिया गया था। 122 ने अप्रैल 2022 में वार्नर ब्रदर्स के सिनेमाकॉन पैनल में फिल्म का प्रचार किया, जिसमें मोमोआ का एक रिकॉर्ड किया गया संदेश और साथ ही फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखाए गए। 123 अप्रैल 2023 में सिनेमाकॉन पैनल, जिसमें अन्य फुटेज के अलावा आर्थर और ऑर्म के बीच ब्रोमांस दिखाया गया। 124 कोलाइडर में स्टीव वेंट्रॉब ने कहा कि फुटेज पैमाने पर बिल्कुल बड़े पैमाने पर दिख रहे थे और इसमें कई एक्शन सीक्वेंस थे। 22 पहला नाटकीय ट्रेलर 14 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। 125 कलाकार 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के दौरान मार्केटिंग में भाग लेने में सक्षम नहीं थे। 7 नवंबर में हड़ताल के समापन तक। 1 IWC शेफहॉसन ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के सहयोग से एक एक्वाटाइमर परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग घड़ी जारी की, जो फिल्म में अब्दुलमतीन द्वितीय और पार्क द्वारा पहनी गई घड़ियों से प्रेरित है। 77 मुक्त करना थिएट्रिकल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को लॉस एंजल्स के फार्मर्स मार्केट के ग्रोव में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ। 126 127 128 यह हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस किड द्वारा रेड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं होने के लिए नोट किया गया था, जिसमें वान और मोमोआ लंदन, बीजिंग और लॉस एंजल्स में ब्लू कारपेट फोटो कॉल और छोटे पैमाने पर फैन इवेंट्स की एक श्रृंखला के बाद भाग लेंगे। 126 यह फिल्म चीन में 20 दिसंबर 1 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर 116 को IMAX 3D 4DX और ScreenX के साथ अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों PLF में रिलीज हुई थी। 128 129 इसे मूल रूप से 16 दिसंबर 2022 को रिलीज के लिए सेट किया गया था। 53 लेकिन इसे 17 मार्च 2023 तक के लिए टाल दिया गया, जब वार्नर ब्रदर्स ने विजुअल इफेक्ट विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। 100 फिर इसे 25 दिसंबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया, जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रहा था। 106 20 दिसंबर को आगे बढ़ने से पहले 113 और फिर 2 दिन पीछे धकेल कर 22 दिसंबर कर दिया गया। 116 होम मीडिया एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा डिजिटल डाउनलोड पर 23 जनवरी 2024 को। 44 वार्नर ब्रदर्स की स्ट्रीमिंग सेवा मैक्स पर 27 फरवरी को। 130 और अल्ट्रा HD ब्लूरे और DVD पर 12 मार्च को रिलीज किया गया। इसमें पर्दे के पीछे के फीचर शामिल हैं। साथ ही विशेष फीचर अटलांटियन ब्लड इज थिकर दैन वाटर भी शामिल है, जो ब्लूरे दोनों संस्करणों पर एक्वामैन और ऑरम की गतिशीलता की खोज करता है, और प्रीमियम डिजिटल संस्करणों पर मूल मोशन कॉमिक एक्वामैन थ्रू फायर एंड वाटर। 44 नीलसन मीडिया रिसर्च के अनुसार, जो स्ट्रीमिंग सेवाओं पर मीडिया की दर्शकों की संख्या को मापता है, द लॉस्ट किंगडम 26 फरवरी 3 मार्च 2024 के सप्ताह में अपनी शुरुआत के समय स्ट्रीमिंग पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी। स्वागत बॉक्स ऑफिस एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $124.5 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $309.9 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $434.4 मिलियन की कमाई हुई। 8-9 यह पहली एक्वामैन फिल्म के बाद से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली DCU फिल्म है, लेकिन इसने उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व के आधे से भी कम की कमाई की। 132 कोलाइडर के एडन केली ने अनुमान लगाया कि फिल्म को दुनिया भर में 305-355 मिलियन की कमाई करने की जरूरत है ताकि वह भी टूट सके। 133 जबकि फिल्म की हन्ना शॉविलियम्स ने सोचा कि यह असंभव है कि फिल्म अपने नाटकीय रन के दौरान भी टूट जाएगी, यहां तक कि दुनिया भर में $400 मिलियन की कमाई को पार करने के बाद भी। 134 डेडलाइन हॉलीवुड में जिल गोल्डस्मिथ ने उल्लेख किया कि चौथी तिमाही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को माइग्रेशन, एनीवन बट यू और द आयरन क्लॉ के साथ रिलीज किया गया था, और इसके 4 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में लगभग $40 मिलियन की कमाई होने का अनुमान था। 128 फिल्म ने अपने पहले दिन $13.7 मिलियन कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $4.5 मिलियन शामिल थे। यह $27.7 मिलियन के पारंपरिक ओपनिंग वीकेंड पर चला गया, जो DCU का चौथा सबसे कम और कोविड-19 महामारी से अप्रभावित उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम था।
इसने क्रिसमस के दिन 10.6 मिलियन डॉलर कमाए। 4 दिनों की कुल कमाई 38.3 मिलियन डॉलर हो गई। 136.6 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने 30% की गिरावट के साथ 19.5 मिलियन डॉलर कमाए। वोंका और माइग्रेशन के बाद तीसरे स्थान पर रही। 137 अपने चौथे सप्ताहांत में फिल्म ने 5.3 मिलियन डॉलर कमाए, जो छठे स्थान पर रही। अहमियत भरा जवाब। जेसन मोमोआ, बाइन और पैट्रिक विल्सन, डाइन के अभिनय को आलोचकों से प्रशंसा मिली। 140, 141। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 142, 143। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 203 आलोचकों की 34% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 4.9/10 है। वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है। जेसन मोमोआ एक सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रणी व्यक्ति बने हुए हैं, लेकिन यहाँ तक कि डीसी के दीवाने भी महसूस कर सकते हैं कि एक्वामैन और लॉस्ट किंगडम परिचित जल से चिपके रहते हैं। 144 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 43 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 42 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 145 सिनेमास्कोर द्वारा पोल किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 136 प्रारंभिक समीक्षाओं को, जिन्हें काफी हद तक नकारात्मक बताया गया, ने फिल्म की सामग्री और निष्पादन से कुल मिलाकर निराशा के बावजूद मोमोआ और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की। 140, 141 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ और द इंडिपेंडेंट की क्लेयर लॉफ्रे दोनों ने फिल्म को 1 स्टार रेटिंग प्रदान की। ब्रैडशॉ ने हास्य की तुलना ताइका वेटिटी की मार्वल फिल्मों थोर, रग्नारोक 2017 और थोर लव एंड थंडर 2022 से की और महसूस किया कि एक पिता के रूप में एक्वामैन की भूमिका एक व्युत्पन्न ट्रॉप थी, जिसे हॉलीवुड द्वारा एक थके हुए सापेक्षता शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने फिल्म में रांडेल पार्क की भूमिका पर भी अफसोस जताया। उन्हें लगा कि यह पूरी तरह से बर्बाद था। वह आश्चर्यचकित थी कि फिल्म का विषय जलवायु परिवर्तन के बारे में था और उसने सोचा कि मेरा की भूमिका नकली नारीवादी और कथात्मक रूप से मनगढ़ंत थी, एम्बर हर्ड के कानूनी विवादों को देखते हुए। इसके अलावा उसने सेब के टुकड़ों को व्युत्पन्न भी कहा और सोचा कि हास्य ने फिल्म के भावनात्मक क्षणों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। 146, 147 2 सितारा समीक्षा देते हुए बीबीसी के लेखक निकोलस बार्बर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए शुरुआत की कि एक्वामैन का बॉक्स ऑफिस राजस्व इस फिल्म के अस्तित्व का प्राथमिक कारण था। हालांकि उन्होंने विल्सन और अब्दुल-मतीन द्वितीय के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोमोआ को गलत तरीके से कास्ट किया गया लगता है क्योंकि वह समुद्र का राजा होने के लिए बहुत सांसारिक है। बार्बर ने आर्थर और ओर्म के बीच के रिश्ते को क्लिच भी कहा। किरमैन की प्रतिभा की पूरी बर्बादी पर अफसोस जताया और कहा कि जबकि हर्ड के अधिकांश दृश्यों को संपादित किया गया था, फिल्म का असंबंधित कथानक ऐसा था कि उसकी अनुपस्थिति ज्यादा मायने नहीं रखती थी। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म कभी भी कुछ भी मौलिक या ईमानदार करने का प्रयास नहीं करती और इसके क्रूर संपादन की आलोचना की। मोन्टाज और वॉयस ओवर के धुंधलेपन में हर संभावित प्रमुख घटना को जल्दी से जल्दी दिखाने के लिए। 148 रोलिंग स्टोन के डेविन फियर ने महसूस किया कि यह एक स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में काम करती है और डीसीयू से अलग है, लेकिन टोन और दृश्य प्रभाव पसंद नहीं आया। फियर ने कहानी को अजीब तरह से पतला भी कहा और जलवायु परिवर्तन के बारे में इसकी टिप्पणी पर मिश्रित थे, लेकिन मोमोआ के प्रदर्शन की सराहना की और सोचा कि फिल्म ने डीसीयू को पर्याप्त रूप से समाप्त कर दिया है। 149 CNN के ब्रायन लोरी ने नकारात्मक रूप से इसकी तुलना वंडर वुमन 1984 से की 2020 और महसूस किया कि एक नए प्रतिपक्षी की कमी इसके लिए हानिकारक थी। डेविड केन को एक नोक खलनायक कहा। उन्होंने मोमोआ के प्रदर्शन का आनंद लिया और सोचा कि इसने फिल्म के मज़ेदार में योगदान दिया,
लेकिन करी और खुर्म के रिश्ते में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि यह कुछ अच्छे क्षणों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे भद्दे क्षणों से गुजरता है। 150 एसोसिएटेड प्रेस के लिए लिखते हुए मार्क कैनेडी ने सोचा कि फिल्म का कथानक अन्य फिल्मों जैसे द मैट्रिक्स 1999, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और स्टार वार्स से व्युत्पन्न है और अन्य फिल्मों के संदर्भों को नापसंद करते हैं। फिर भी कैनेडी ने मोमोआ के प्रदर्शन को सब कुछ एक साथ रखने वाला माना और फिल्म को उच्च उत्पादन बजट रखकर दाव बढ़ाने के प्रयास के रूप में सारांशित किया। 151 वान के निर्देशन की सराहना द न्यू यॉर्क टाइम्स में एलिसा विल्किंसन और गेमस्पॉट में फिल ओवेन ने की। विल्किंसन ने उन्हें पेंट बाय नंबर्स सुपरहीरो फिल्मों से परे एक फिल्म बनाने का श्रेय दिया जिसे हम दशकों से देखते आ रहे हैं। विल्किंसन ने राजनीतिक टिप्पणी का भी आनंद लिया क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ तत्व सत्तावाद और फांसीवाद के रूपक थे। उन्होंने मुख्य रूप से विल्सन के प्रदर्शन और एक्वामैन की तुलना में ऑरम के चरित्र विकास का आनंद लिया, लेकिन कुछ कथानक तत्वों को महसूस किया और हास्य दोहरावदार और उबाऊ हो गया। ओवेन ने उत्पादन मूल्यों की सराहना की, लेकिन उन्हें लगा कि इसमें तत्व की कमी है और यह खोखले दिमाग वाला है, और फिल्म को 10 में से 8 अंक दिए। 152 153 एवी क्लब के मैथ्यू जैक्सन ने इसे भी ग्रेड दिया। हालांकि जैक्सन ने कहा कि कथा में बहुत कुछ समाहित है और कथानक को नापसंद किया, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि यह प्रभावी रूप से एक सुसंगत कथा बता सकता है और उनके समग्र देखने के अनुभव का आनंद लिया। 154 लॉस एंजल्स टाइम्स के माइकल ओर्डोना ने महसूस किया कि इसने जलवायु परिवर्तन को गंभीर लेकिन अनाड़ी अंदाज में उजागर किया और पानी के नीचे सीजीआई आधारित एक्शन दृश्यों के दौरान भौतिकी की अनुपस्थिति के साथ मामूली शिकायतें व्यक्त कीं। ओर्डोना को फिल्म का बड़ी कॉप मूवी टोन पसंद आया और उन्होंने नोट किया कि कैसे यह मेरा के बजाय आर्थर को अपने परिवार के साथ बातचीत करते हुए चित्रित करने पर केंद्रित था। उन्होंने आर्थर और ओर्म के चरित्र चित्रण की सराहना की, पूर्व को डीसीयू में सबसे जीवंत चरित्र के रूप में सराहा और छोटे रनटाइम का आनंद लिया। 155 इस बीच सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के बॉब स्ट्रोस ने इसे डीसीयू के लिए एक अच्छा निष्कर्ष माना। उन्होंने फिल्म के डिजाइन और दृश्य प्रभावों का भरपूर आनंद लिया, लेकिन उन्हें लगा कि यह जैक स्नाइडर की तत्कालीन रिलीज हुई फिल्म रेबेल मून 2023 के समान है। उन्होंने पानी के नीचे होने की अनुभूति को व्यक्त करने में अभिनय को प्रभावी माना और आर्थर और ओर्म के रिश्ते को उजागर किया, लेकिन एक्सपोजिशन की डिलीवरी को नापसंद किया। 156 पुरस्कार 49वें पीपुल्स चॉइस अवार्ड समेत मोमोआ को एक्शन मूवी स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। 157 इस फिल्म को 22वें विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड्स में टॉपो द ऑक्टोपस के किरदार के लिए फोटोरियल फीचर में उत्कृष्ट एनिमेटेड कैरेक्टर के लिए नामांकित किया गया था। 1 भविष्य दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद मोमोआ को लोबो के चरित्र के रूप में फिर से लेने पर विचार कर रहे थे। 159 जनवरी 2023 में मोमोआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते हैं। 160 उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियोज के सह-सीईओ गन और सफरान ने कहा कि मोमोआ के डीसीयू में अपनी भूमिका को फिर से निभाने की क्षमता है, लेकिन एक्वामैन पर निर्णय नहीं किया गया था। कोई भी अभिनेता कई किरदार नहीं निभाएगा, इसलिए अगर उन्होंने मोमोआ को लोबो के रूप में कास्ट किया तो वह डीसीयू में एक्वामैन की भूमिका नहीं निभाएंगे। गन ने पुष्टि की कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम उन्होंने बताया कि उन्होंने कास्टिंग के लिए एक उच्च मानक तय किया है और महसूस किया कि मोमोआ का एक्वामैन एक आदर्श कास्टिंग थी। 12 सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में डीसीयू के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डीसी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा, जिससे टिप्पणीकारों को आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाने पड़े। 162 163
वान ने कहा कि द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की। 43 अगले महीने वैराइटी ने बताया कि जैक स्नाइडर की डीसीयू फिल्मों के मुख्य कलाकारों में से कोई भी डीसीयू में अपनी भूमिकाओं को नहीं दोहराएगा, जिसमें एक्वामैन के रूप में मोमोआ भी शामिल है। हालांकि मोमोआ कथित तौर पर सुपरमैन या चरित्र के लिए एक एकल फिल्म में लोबो को चित्रित करने के लिए बातचीत कर रहे थे। 7 दिसंबर 2023 में द लॉस्ट किंगडम की रिलीज से पहले 127 अभिनेता ने कहा कि उनके पास चरित्र के लिए बहुत सारे विचार हैं और संकेत दिया कि एक युवा चरित्र, जैसे कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर, को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा। 164 सफर ने उस समय कहा था कि मोमोआ के पास हमेशा डीसी में एक घर होगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के बाद उसके साथ क्या होता है। 127 किडमैन ने दुनिया भर में वंचित बच्चों के लिए पैसे जुटाए हैं और उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। 1994 में उन्हें यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। 247 वह स्तन कैंसर की देखभाल के लिए लिटिल टी अभियान में भी शामिल हुई ताकि बीमारी से लड़ने के लिए पैसे जुटाने के लिए टी शर्ट या बनियान डिजाइन किए जा सकें। 248 1984 में अपनी मां की खुद की स्तन कैंसर से लड़ाई से प्रेरित होकर। 249 किडमैन को 2006 में महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष UNIFEM का सद्भावना राजदूत भी नियुक्त किया गया था। 247 लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में किडमैन की पैडिंगटन बियर प्रतिमा की नीलामी NSPCC के लिए धन जुटाने के लिए की गई। संघर्ष के महिलाओं के अनुभवों और यूनिफेम के समर्थन प्रयासों के बारे में जानने के लिए उन्होंने 2006 में कोसोवो का दौरा किया। 251 वह यूनिफेम की से नो यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पहल की अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। 252 किडमैन और यूनिफेम के कार्यकारी निदेशक ने 25 नवंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इसके पहले चरण के दौरान एकत्र किए गए 5 मिलियन से अधिक हस्ताक्षर प्रस्तुत किए। 253 8 जनवरी 2010 को नैन्सी पेलोसी, जॉन चेन और जो टोरे के साथ किडमैन ने सैन फ्रांसिस्को के प्रेसिडियो में स्थित एक नए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की नींव रखने में फैमिली वायलेंस प्रिवेंशन फंड की मदद करने के लिए समारोह में भाग लिया। 255 2014 में किडमैन ने एक सुनहरे रंग की पैडिंगटन बियर प्रतिमा डिजाइन की, जो फिल्म पैडिंगटन की रिलीज से पहले लंदन के आसपास स्थित 50 में से एक थी, जिसे नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन NSPCC के लिए धन जुटाने के लिए नीलाम किया गया था। 256 2016 में उन्होंने UN विमेन को $50,000 का दान दिया। 257 सम्मान 2004 में किडमैन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के नागरिक के रूप में सम्मानित किया गया था। 258 2006 के ऑस्ट्रेलिया दिवस सम्मान के दौरान उन्हें एक प्रशंसित मोशन पिक्चर कलाकार के रूप में प्रदर्शन कलाओं की सेवा, महिलाओं और बच्चों के लिए चिकित्सा उपचार में सुधार के लिए योगदान के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और कैंसर अनुसंधान की वकालत, युवा प्रदर्शन कलाकारों के एक प्रमुख समर्थक के रूप में युवाओं के लिए और ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय कारणों के लिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AC नियुक्त किया गया था। 259 260 हालांकि फिल्म प्रतिबद्धताओं और अर्बन से उनकी शादी के कारण यह 13 अप्रैल 2007 तक नहीं था कि उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। 261 इसे ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल मेजर जनरल माइकल जेफरी ने कैनबरा के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह में प्रस्तुत किया। वह जेफरी रश, रसेल क्रो और केट ब्लैंचेट प्रत्येक श्रृंखला में 2 बार दिखाई देते हैं, एक बार खुद के रूप में और एक बार उनके अकादमी पुरस्कार नामांकित पात्रों के रूप में, जिसमें किडमैन मोलिन रूज से सैटिन के रूप में दिखाई देती हैं। 263 अन्य कार्य किडमैन ने विभिन्न कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कई समर्थन सौदों में हिस्सा लिया है। 264 2003 में उन्होंने चैनल नंबर 5 परफ्यूम का चेहरा के रूप में काम किया। 265 उन्होंने 2005 से ओमेगा घड़ियों के लिए एक राजदूत के रूप में भी काम किया है। 266 2007 में निंटेंडो ने घोषणा की कि वह अपने यूरोपीय बाजार में निंटेंडो DS गेम मोर ब्रेन ट्रेनिंग के लिए निंटेंडो के विज्ञापन अभियान का नया चेहरा होगी। 267
2010 में किडमैन ने रियो डी जेनेरो में बारा दा तिजुका में स्थित मल्टीप्लान कंपनी के स्वामित्व वाले ब्राजील के मॉल विलेज मॉल के उद्घाटन अभियान में अभिनय किया। 2013 में उन्होंने जिमी चू जूते के चेहरे के रूप में काम किया। 271, 2020 में वह सेरालैब्स में उनके वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुईं। 272 दिसंबर 2023 में वह बैलेंसियागा में उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुईं। 274 किडमैन नेशविले प्रीडेटर्स का समर्थन करती हैं। उन्हें पूरे सीजन में लगभग हर रात देखा और फोटो खिंचवाया जाता है। 275 इसके अतिरिक्त वह ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग में सिडनी स्वान्स का समर्थन करती हैं और एक बार क्लब की राजदूत के रूप में काम कर चुकी हैं। 276 अभिनय क्रेडिट और पुरस्कार। मुख्य लेख, स्क्रीन और मंच पर निकोल किडमैन और निकोल किडमैन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 2011 में 83वें अकादमी पुरस्कार समारोह में किडमैन। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज के अनुसार, जो समीक्षकों की समीक्षा और दर्शकों के स्वागत के आधार पर फिल्म स्कोर प्रदान करती है, किडमैन की कुछ उच्चतम स्कोर वाली फिल्मों में पैडिंगटन 2014, फ्लर्टिंग 1990, टू डाई फॉर 1995, रैबिट होल 2010, लायन 2016, द अदर्स 2001, द फैमिली फैंग 2015, डेड कैलम 1989, बॉय इरेज्ड 2018, द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड डियर 2017 और द नॉर्थमैन 2022 शामिल हैं। 277 उनकी सबसे आर्थिक रूप से सफल फिल्मों में एक्वामैन 2018 और इसका सीक्वल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023, ए हैप्पी फीट 2006, द गोल्डन कंपास 2008, बैटमैन फॉरएवर 1995, 278 उनकी अन्य स्क्रीन क्रेडिट में शामिल है। आइज वाइड शट 1999, मोलिन रूज 2001, द ओवर्स 2002, डॉगविल 2003, कोल्ड माउंटेन 2003, जन्म 2004, ऑस्ट्रेलिया 2008, द पेपर बॉय 2012, द बेगविल्ड 2017, विध्वंसक 2018, धमाकेदार 2019, रिकार्डो बन्ना 2021। किडमैन को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। 74वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, नामांकन, मोलिन रूज के लिए। 2001 75वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, द ओवर्स 2002 के लिए जीता। 83वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, नामांकन, रैबिट होल 2010 के लिए। 89वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, नामांकन, लायन 2016 के लिए। 94वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, नामांकन, बीइंग द रिकार्डोस 2021 के लिए देखने को मिला था और डीसी द्वारा इसे बनाया गया था। टोटल मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो 205 मिलियन से 215 मिलियन डॉलर्स के बीच में टोटल बजट था। कलेक्शन इसका लगभग 434 मिलियन का इसका कलेक्शन हमें देखने को मिला था, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ 19 दिसंबर 2023 को इसे रूस में और 22 दिसंबर 2023 को इसे यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया था। मूवी की लेंथ की बात की जाए तो मूवी की लेंथ 124 मिनट थी और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसका रहा था। तो दोस्तों, इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो भी अपडेट आई है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।